हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है डेल्टा साइंस क्लासेस में। आज हम लेके आए हैं मॉडल पेपर। क्या लेके आए हैं? मॉडल पेपर का जो भी 2024 का मॉडल पेपर आया उसी का पूरा फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो आज हम ये 3500 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको 3500 क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन मिलेगा पूरे कॉन्सेप्ट के साथ और पूरे सोल्यूशन के साथ मिलेगा। यहाँ पर जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो ऐसे ही आपको दे दिया जाएगा। पूरे प्रॉपर क्वेश्चन और प्रॉपर सोल्यूशन के साथ मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। क्या कह रहा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी व्हिच डायरेक्शन इज। अगर कोई हमारा, और हिंदी में पढ़ लिया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश होता है तो जिसकी दिशा होती है। तो चलिए हम इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करेंगे। देख लीजिए, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब ये देखिए, ये हमारा क्या है, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। एक डाइपोल हो गया, इसके बीच में क्या होता है, सेंटर बीच में, और ये कितने डिस्टेंस से सेपरेट होता है, 12 डिस्टेंस से सेपरेट होता है। तो जो आप जानते हैं कि इसका डायरेक्शन पूछ रहा है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, रिवर्स ऑफ द चार्ज होता है। ये नेगेटिव टू क्या होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करता था। इसमें कौन सा ऑप्शन जाएगा, हमारा डी ऑप्शन जाएगा। नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज इसका डायरेक्शन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। यूनिट ऑफ दूसरा क्वेश्चन क्या है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या पूछ रहा है हमारा कि यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, F इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। F बराबर क्या होता है, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ से अगर हमको चार्ज निकालना होगा, चार्ज का नहीं पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पूछा है, तो ये निकालना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, F बाई Q लिखेंगे, फोर्स बाई चार्ज। तो आप जानते हैं जो चार्ज हमारा उसका फोर्स है उसका क्या होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन। और चार्ज का क्या हो जाएगा, कूलम्ब क्या हो जाएगा, कूलम्ब हो जाएगा। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट आएगा वो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम्ब। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा हमारा, न्यूटन पर कूलम्ब, ए ऑप्शन जाएगा। क्लियर है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। यहां देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्ब चार्ज इज, यानी कि अगर हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1 कूलम्ब चार्ज में। तो आप जानते हैं 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। तो हमको 1 कूलम्ब लिखना है, तो कितना हो जाएगा, 1A अपॉन 1.6 गुना 10⁻19। तो यहां से देखिए भाग दीजिएगा, तो 1 अपॉन 1.6 गुना 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इसको देखिए, ये 10/16 लिखेंगे, गुने 10 के पावर 18 लिख सकते हैं यहाँ। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पॉइंट को रिमूव करेंगे, यहाँ 0 बैठाएंगे, तो ये 16 से डिवीजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6.25। तो जो हमारा 1 कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्लियर बच्चों, तो कौन सा संख्या जाएगा हमको, बी ऑप्शन जाएगा, 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि द परमिटिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रिक इंसुलेटर मीडियम कैन बी। तो इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर किसको कहते हैं, जिससे करंट पास ना हो उसी को हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। तो इंसुलेटर जो डाइलेक्ट्रिक जो हमारा कांस्टेंट है परमिटिविटी, वो कितना होता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के लिए 6 होता है। आप जानते हैं कि हर एक माइका के केस में हर एक होता है, अगर वुड है तो उसके केस में अलग होता है के का वैल्यू। तो बट अगर कोई भी इंसुलेटर है तो उसके केस में जो हमारा के का वैल्यू होगा वो कितना होगा, 6 हो जाएगा। क्लियर बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे देखिए, एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड को इसमें से कौन डिफ्लेक्ट करता है। तो आप जानते हैं, जब भी आप पढ़े होंगे न्यूक्लियाई चैप्टर, तो उसमें बताया गया होगा कि यहाँ से हम क्या करते हैं, एक प्लेट रख देते हैं, यहाँ पे नेगेटिव का प्लेट होता है और यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव का प्लेट होता है। तो जो हमारा यहाँ से रे निकलता है, अल्फा रे किधर जाता है, नेगेटिव की तरफ जाता है, और बीटा रे किधर जाता है, पॉजिटिव की तरफ।
तो इसका, और जो गामा रे होता है वो क्या जाता है, सीधा जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा अल्फा है उसके पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तभी ये नेगेटिव के चार्ज चल रहा है, जा रहा है। तो ये क्या करेगा, यही हमारा डिफ्लेक्ट करेगा। तो इसमें कौन सा पार्टिकल डिफ्लेक्ट करेगा, अल्फा पार्टिकल हमारा डिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। A point charge q is placed in electric field of magnitude E. The force experienced by charge will be. यहाँ पर क्या पूछा गया है, फोर्स बराबर। तो फोर्स बराबर आप जानते हैं क्या होता है, Q E होता है। तो हमको क्या पूछा गया है, फोर्स ही बराबर पूछा गया। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला आंसर जाएगा, ए ऑप्शन जाएगा। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है मॉडल पेपर का इस बार का, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। A charge plus Q is placed at the center of the point of Q of side L. चलिए हम बना लेते हैं। ये हमारा क्या है, क्यूब है, सभी का साइड कितना है, L है। ये हमारा क्या है, L है, ये भी L है। जो हमारा साइड क्या है, L है। अब इसमें क्या कर रहा है कि बीच में एक प्लस Q चार्ज है, जो हमारा क्या कर रहा है, फ्लक्स जनरेट कर रहा है, कम आउट फ्रॉम वन प्लेन ऑफ क्यूब्स। तो आप जानते हैं अगर ये प्लेन है तो इसमें कितना फेस सरफेस होगा या फेस होगा, 6, 1 2 3 4 5 और इसके अंदर 6 फेस होगा। तो इसमें पूछा गया है कि एक फेस से कितना हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों आपको? क्लियर हो गया होगा? चलिए तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे। कूलम्ब्स लॉ कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, गॉस थ्योरम लगाएंगे। कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, गॉस थ्योरम। तो हमारा गॉस थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई फ्लक्स है जो पास कर रहा है 1/1 सीलम नॉट टाइम्स टोटल चार्ज। क्लियर है? तो ये जो हमारा फ्लक्स आएगा वो नेट फ्लक्स आएगा, कितना आएगा, टोटल फ्लक्स आएगा। जो ये टोटल फ्लक्स आएगा किससे पास हो रहा होगा, ये टोटल फ्लक्स किससे, ये पूरा जो हमारा क्यूब है उससे पास हो रहा है। यहाँ पर टोटल चार्ज आ जाएगा, सॉरी टोटल चार्ज, और टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू। तो यहाँ से ये हमारा क्या है, टोटल फ्लक्स आ गया कि ये जो फ्लक्स है यहाँ से ये चार्ज है, इसके कारण जो फ्लक्स पास होगा इस पूरे एरिया से, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी, अप भी, डाउन भी, चारों तरफ, इससे जो फ्लक्स निकलेगा वो कितना आएगा आपको, Q/सीलम नॉट, एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? Q क्या हो जाएगा, Q/एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो हमको पूछा गया कि एक फ्लक्स एक फेस से कितना या एक प्लेन से कितना फ्लक्स पास करेगा। तो इस केस में हमको निकालना होगा फ्लक्स इन वन प्लेन तो बताइए इसमें कितना प्लेन है, एक प्लेन है, 6 प्लेन है तो 6 से गुना कर देंगे, एक प्लेन का निकल जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 5T टोटल फ्लक्स। तो Q1 प्लेन इक्वल टू कितना हो जाएगा, QT/6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, वहाँ पर पुट कर देंगे तो 1/6। QT का वैल्यू कितना आया है, Q/एप्सिलॉन नॉट, तो पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, Q/6 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, आप ऑप्शन देख लीजिए, इसमें यही ऑप्शन जाएगा, बी ऑप्शन जाएगा। ठीक है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि द कैपेसिटर ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज 1 माइक्रोफराड, तो इट्स रेडियस विल बी। कोई हमारा क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस कितना है निकालना है, और कैपेसिटी कितना सी इक्वल टू कितना दे दिया है, 1 माइक्रोफराड दे दिया। कितना दिया बच्चों, 1 माइक्रोफराड। तो हमको क्या निकालना है, इसका रेडियस निकालना है। तो आप जानते हैं सी इक्वल टू क्या होता है, 4πε0 r होता है। हमको यहाँ से किसका वैल्यू निकालना है, आर का वैल्यू निकालना है। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, C/4πε0। अब सी का वैल्यू कितना है, 1 माइक्रोफराड, तो 1 × 10⁻⁶ अपॉन, अब देखिए 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है, कूलम्ब्स लॉ में बताए होंगे। कूलम्ब्स लॉ में जो K होता है F = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r², यही फॉर्मूला होता है, जिसमें इसका वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁹। अब यहाँ पे इसके बदले इतना पुट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 × 10⁻⁶ × 9 × 10⁻⁹। तो यहाँ से देखिए 9
और ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा 10 टू पावर 3, 10 टू पावर 3, तो इसको क्या कहेंगे 9 किलोमीटर बोलेंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा रेडियस। तो ये कौन सा ऑप्शन जाएगा, सी ऑप्शन जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। देखिए, द कैपेसिटी ऑफ एनी कंडेंसर डज नॉट डिपेंड, जो हमारा कैपेसिटी होगा किसी भी कंडेंसर पे किस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो आप देख लीजिए, अगर कैपेसिटी सी इक्वल टू क्या होता है, सीलम नॉट ए होता है अपॉन डी। तो ये देख रहे हैं, ये क्या है, एरिया है, ये डी क्या है, प्लेट के बीच का डिफरेंस होता है, डिस्टेंस होता है। ये हमारा प्लेट है तो ये प्लस है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ये बीच का डिस्टेंस होता है डी, और ये हमारा क्या होता है, एरिया होता है। तो पहला क्या है, शेप ऑफ द प्लेट्स पे डिपेंड करता है, तो साइज पे भी शेप और साइज दोनों सेम ही है। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पे डिपेंड करता है, तो किस पे डिपेंड नहीं करता, हमारा चार्ज ऑन प्लेट्स पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जाएगा, सी ऑप्शन जाएगा, जो इस पे डिपेंड नहीं करता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही पूछ रहा है कि किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इस सब पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। क्लियर बच्चों? यहाँ पे आप फॉर्मूला जानते हैं, सिलो नॉट ए अपॉन डी, और जो डी क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, एंड ए क्या होता है, एरिया होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब कराते हैं 10 नंबर का। क्या पूछ रहा है 10 नंबर में, देखिए, 3 कंडेंसर ऑफ इक्वल कैपेसिटी सी आर कनेक्टेड फर्स्ट इन पैरेलल एंड देन इन सीरीज। देखिए यहाँ हमारा 3 कैपेसिटर है जो कनेक्टेड है, पहले पैरेलल में कनेक्टेड है तीनों कैपेसिटर, ये हमारा ए पॉइंट मान लेते हैं, ये बी है। ये तीनों कैपेसिटर किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो हमको सी ए भी निकालना होगा, तो कितना हो जाएगा, सी प्लस सी यानी कि 3C। अगर इसी को बोल रहा है कि जब इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे, तो ये ए हो गया, ये हमारा क्या है, बी है। तो जब ये हमारा सीरीज में कनेक्टेड है तो 1/c इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, टोटल कितना आ जाएगा 3/c। एलसीएम ले लेंगे तो 3/c आ जाएगा, तो c इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, c/3। तो जो हमसे पूछा गया, क्या पूछा गया, बोथ कंडीशन में रेशियो निकालना है, दोनों का रेशियो निकालना। तो c ये क्या हो जाएगा, पैरेलल का ले लेते हैं, ये c इक्विवेलेंट किसका है, सीरीज का है। तो हम लिखेंगे CAB पैरेलल अपॉन c इक्विवेलेंट किसका है, सीरीज का है, सीरीज का है ये। तो कितना हो जाएगा 3C अपॉन c/3। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 9/1, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो 9:2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए ऑप्शन जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों, ए ऑप्शन जाएगा इसका। चलो अब 12 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सो देख लीजिए। वोल्ट पर मीटर इज यूनिट, ये पूछ रहा है कि वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट होगा। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, -dV/r होता है, dr होता है। अब यहाँ पे देखिए इसका जो हमारा वोल्टेज का ऐसा यूनिट कितना होता है, वोल्ट अपॉन डिस्टेंस का रेडियस का मीटर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर। इसी को हम लिखेंगे वोल्ट मीटर इनवर्स। क्लियर है? यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का सी। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्लियर बच्चों? अब क्या बोल रहा है कि ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये यहाँ तक क्लियर है। तो हम अब 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमको ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस होता है उसका ऐसा यूनिट क्या होगा। तो चलिए देखते हैं स्पेसिफिक यूनिट रेजिस्टेंस का। तो R बराबर क्या होता है, ρL/A होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यहां से हम अगर देखेंगे तो RA/L हो जाएगा। अब जानते हैं R का क्या होता है, ओम, और A का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और L का क्या होगा, मीटर। इससे ये कैंसिल। तो O का जो हमारा रेजिस्टिविटी आएगा वो ओम मीटर आएगा। क्या आएगा, ओम मीटर। तो ये कौन सा ऑप्शन जाएगा, ओम मीटर। देखिए डी ऑप्शन जाएगा इसमें। कौन सा जाएगा आंसर, डी ऑप्शन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखिए, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एनी क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन बिहेव्स लाइक। अब देखिए, ये किसका क्वेश्चन है? सेमीकंडक्टर चैप्टर का क्वेश्चन है। उसमें क्या होता है कि एक कंडक्शन बैंड होता है, एक वैलेंस बैंड होता है। ये पूरा क्या होता है? खाली होता है वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या आती है, और इसमें क्या होता है? एक लेवल ऑफ एनर्जी चाहिए इसको इसमें आने के लिए। तो जब हम इसको हीट नहीं करेंगे, जीरो टेम्परेचर पर रहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ ही नहीं सकता है, तो करंट का फ्लो ही नहीं होगा। तो जो हमारा किस तरह के बिहेव करेगा? परफेक्टली इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। आप जानते हैं कि जहाँ पर करंट फ्लो, अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तो करंट का फ्लो नहीं हो सकता। तो जो हमारा जो भी रहेगा वो किस प्रकार का बिहेव करेगा? इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। तो इस केस में जो हमारा आंसर हो जाएगा, क्या जाएगा? परफेक्टली इंसुलेटर जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या कर रहा है? विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यहां पे कौन सा वैल्यू होगा? यहां पे ये सब रो होगा, रेजिस्टिविटी होगा, ये इस प्रकार से रेजिस्टिविटी लिख दी है। तो यहां पर आप अभी आपको रेजिस्टेंस आर का फॉर्मूला बताएं। क्या बताए? रो एल बाई ए होगा। अभी बताए तो रो एल बाई ए कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। When temperature increases, then resistance of any conductor, समझिए इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि कोई भी when temperature increases, then resistance of any conductor, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कराएंगे तो हमारा रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आप जानते हैं कि कंडक्टर कोई ना कोई मटेरियल से बना होता है। अगर इसमें जैसे ही रेजिस्टेंस है तो हीट, जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है उतना ही हीट क्या होता है? प्रोड्यूस किया जाता है। तो जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज कीजिएगा तो हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज करेगा। जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा उतना ही हमारा हीट लॉस क्या होता है? ज़्यादा लॉस होता है एनर्जी का, और ज़्यादा लॉस होता है क्या होता है? हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो टेम्परेचर क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो इस केस में जब भी हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, सॉरी इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट इज, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट का पावर कितना होता है? तो आप जानते हैं P इक्वल टू क्या होता है? VI, ये भी होता है। और क्या होता है? I स्क्वायर R भी होता है। अब यहाँ पे आप जानते हो ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR, तो I बराबर क्या होगा? V बाई R। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन दिख रहा है? अभी तक नहीं दिख रहा है। तो क्या करेंगे? इसको उठा के इसमें पुट करेंगे। I का वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? V बाई आर का होल स्क्वायर इंटू आर। तो P बराबर क्या हो जाएगा? V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। तो एक आर से एक आर कैंसिल, तो जो P बराबर आ जाएगा V स्क्वायर बाई आर आ जाएगा कि नहीं? तो यही हमारा क्या चला जाएगा? आंसर चला जाएगा V स्क्वायर बाई आर। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? यहाँ पे देखिए C ऑप्शन जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 क्या कह रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप लोग जानते होंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू कितना होता है? 1.6 गुने 10 टू पावर माइनस 19 जूल। क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। और इसलिए हमारा द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये हमारा क्या है? किरचॉफ्स करंट लॉ है। हम बताए होंगे जब भी करंट लॉ पढ़ाते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, तो जो भी इनकमिंग करंट होता है आउटगोइंग करंट का सम को जोड़कर क्या करते हैं? जीरो करते हैं। जीरो करते हैं कि नहीं? यहाँ देखिए ये क्या है? हमारा इनकमिंग करंट I1 है, ये भी I2 है। अब इसको आउटगोइंग है तो हम इसको क्या करेंगे? नेगेटिव साइन के साथ लेंगे, 3 मान लेते हैं। और ये भी क्या है? 4 नेगेटिव, क्यों? ये इनकमिंग करंट है और ये क्या है? आउटगोइंग करंट है। तो दोनों का सम क्या करेंगे? I1 प्लस I2 सम माइनस I3 और माइनस I4 इक्वल टू क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? जीरो होता है। सभी का सम किसी एक पॉइंट पे, उसके बाद क्या करेंगे? जीरो करेंगे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस। अगर कोई मूविंग चार्ज है तो क्या प्रोड्यूस करेगा? अब जानते हैं अगर कोई स्टेबल चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर कोई मूविंग चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस तो करेगा ही, उसके साथ साथ क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। तो ये रिमेंबर रखिएगा, जब भी अगर आपको चार्ज दे दिया जाए और मूविंग बोल दिया जाए तो उस केस में हम क्या करेंगे? दोनों प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अब इसका ऐसा यूनिट पूछा गया है कि कितना होगा?
ये एसआई यूनिट पूछ रहा है, तो आप इसका एसआई यूनिट जानते हैं कितना होता है, कितना होता है, फराइड पर मीटर होता है। और इसका भी जानते हैं, सॉरी इसका हेनरी पर मीटर होता है, मिनोट का हेनरी पर मीटर, और इसका क्या होता है, फराइड पर मीटर। ये दोनों से दोनों कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, हेनरी पर मीटर, हेनरी पर फराइड स्क्वायर रूट के अंदर ये आ जाएगा। अब इसका यहाँ से हमको क्या निकालना है, एसआई यूनिट निकालना है। तो देखिए ये हेनरी है, हेनरी का मतलब क्या हो गया, एल, और ये फराइड है, तो फराइड किसका यूनिट होता है, कैपेसिटर का। तो ये हमारा क्या हो गया, कैपेसिटर हो गया, ये इंडक्टेंस हो गया एल। तो यहाँ से हम देखते हैं, अब जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, आई एक्सएल लिखते हैं। तो यहाँ से एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा, V बाई आई। तो एक्सएल बराबर और क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ एल इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा V बाई आई। हमारा ऑप्शन न्यूटन कूलम पे है, तो L बराबर ओम, फ्राइडे और हेनरी के फॉर्म में दिया हुआ। तो V बाई आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आई इक्वल टू 1 बाई एफ। अब 1 बाई एफ को क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं। तो ये वी टी अपॉन क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, वी टी अपॉन आई, क्योंकि 1 बाई एफ को क्या कहते हैं, अगर 1 बाई फ्रीक्वेंसी है तो उसको टाइम के फॉर्म में डिनोट करते हैं, तो वी टी अपॉन आई हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, फ्राइड के फॉर्म में, कैपेसिटर के फॉर्म में लिख देखना है। तो Q इक्वल टू क्या होगा, सी वी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई वी। C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई वी। तो दोनों का रेशियो करेंगे हम यहाँ, C इक्वल टू, हमको हेनरी ऊपर है तो L, देखिए ये H बाई L है, F है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, C बाई L बाई C कर सकते हैं, L बाई C लिख सकते हैं। इसी को हम क्या कर सकते हैं, अब L का कितना है, VT अपॉन I अपॉन Q बाई V। तो ये एवं चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, V स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर T अपॉन आई क्यू हो जाएगा, V स्क्वायर T अपॉन आई क्यू। क्यू क्या है, चार्ज है। तो I इक्वल टू जानते हैं आप, Q अपॉन क्या होता है, T होता है। तो यहाँ से हमारा Q इक्वल टू I इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई T। तो यहाँ पर पुट कर देंगे V स्क्वायर T अपॉन Q, I का वैल्यू कितना हो जाएगा, Q बाई T अपॉन Q। तो जो हमारा H बाई F होगा वो कितना आ जाएगा, V स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। देखिए ये T यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q में Q से मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, V T अपॉन Q लिखेंगे, V T अपॉन Q। तो जो हमारा यहाँ से आएगा, अब देखो V अपॉन Q बाई T कर देंगे। अब Q बाई T क्या होता है, यहाँ देख लेते हैं, चलिए यहाँ से देख लेते हैं। V बाई F बराबर कितना आ गया, V बाई आई, और V बाई आई क्या होता है, R होता है, और I का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम। तो इस पूरे क्वेश्चन का जो सोल्यूशन आया वो क्या आया, ओम आया। क्या आएगा, ओम आएगा। जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ओम आएगा। ये पूरा आप इस क्वेश्चन का क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। ठीक है बच्चों, ठीक है, देख लीजिए एक बार, कुछ नहीं करना, एक बार रिपीट कर देता हूँ। जैसे ही मिनोट है, मिनोट का यूनिट जानते हैं 4 पाई गुने 10 टू पावर -7 हेनरी पर मीटर होता है। इसी प्रकार से इसका वैल्यू कितना होता है, 8.85 गुने 10 टू पावर -12 होता है। चलिए हम ये भी लिख देते हैं, मिनोट का वैल्यू कितना होता है, 4 पाई गुने 10 टू पावर -7 हेनरी पर मीटर, और सीलम नॉट का कितना होता है, 8.85 गुने 10 टू पावर -12 फराइड पर मीटर। क्लियर है, इसको वैल्यू पुट कीजिए और इसको फाइंड आउट कीजिएगा तो ओम के फॉर्म में आ जाएगा। यही हमारा क्या चला जाएगा, आंसर चला जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, दो पैरेलल इलेक्ट्रॉन बीम्स मूविंग इन सेम डायरेक्शन। अब देखिए ये हमारा दो पैरेलल इलेक्ट्रॉन है। अब अगर इलेक्ट्रॉन के पास मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज है, दोनों मूव कर रहा है सेम डायरेक्शन में। क्या कर रहा है, दोनों मूव कर रहा है सेम डायरेक्शन में। तो अगर सेम डायरेक्शन में मूव करेगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज होगा। तो बताइए अगर सेम चार्ज होता है तो क्या होता है, अट्रैक्ट होता है या रिपेल होता है, रिपल होता है। अगर सेम चार्ज है तो रिपल होगा, और अपोजिट चार्ज है तो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए ऑप्शन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों एक साथ मूव करेगा तो क्या करेगा, रिपेल ही करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो डायरेक्ट टॉर्क का फॉर्मूला है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। ये हमारा मोमेंटम है, डायरेक्ट आप जानते हैं टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब।
ये देखिए, ये हमारा क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। आप जानते हैं किसी भी कंपोनेंट, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड होता है, तो जो ये कंपोनेंट होता है वर्टिकल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिज्म का, वो जीरो कहाँ पर होगा, किस पर होता है, इक्वेटर पे होता है। जहाँ भी इक्वेटर होता है उसी पर हमारा क्या होता है, जीरो होता है। तो ये हमारा क्या ऑप्शन जाएगा, मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है बच्चों, 24 क्या हो गया, 24 का क्वेश्चन, मोस्ट सुटेबल एलिमेंट फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। आप जानते हैं कि कोई भी हम मैग्नेट बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो वो कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट आयरन का होना चाहिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, ए ऑप्शन चला जाएगा। द वैल्यू ऑफ परमेबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। देखिए, अब पैरा, डाया और फेरो पढ़ाए होंगे। क्या क्या पढ़ाए होंगे, पैरामैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक, डाया और फेरो बताए होंगे। पैरा में जो हमारा वैल्यू होता है परमेबिलिटी का, वो म्यू ग्रेटर देन, जस्ट ग्रेटर देन होता है। डाया में क्या होता है, म्यू लेस देन होता है। और फेरो में म्यू ग्रेटर देन 1 होता है। तो यहीं से क्लियर हो जाएगा, बी ऑप्शन जाएगा। जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है क्या होता है, जस्ट ग्रेटर देन होता है या जस्ट मोर देन। ये देखिए, फिर ये उसी से क्वेश्चन अर्थ मैग्नेटिज्म से कि कौन सा एट न्यूट्रल पॉइंट्स पे जो हमारा बी क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट, और बी एच क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब जानते हैं कि जो बी पॉइंट पे होता है, न्यूट्रल पॉइंट होता है, उस पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। ना 12 होगा, ना ग्रेटर देन होगा, ना इक्वल होगा। क्या होगा, उस पर जीरो होगा। उस पॉइंट पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। अब लेंज लॉ इज बेस्ड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटी। जो हमारा लेंज लॉ होता है वो किसके बेस्ड, कंजर्वेटिव पे होता है, कंजर्वेशन पे, एनर्जी कंजर्वेशन पे होता है। अब जानते हैं कि लेंज लॉ क्या होता है कि अगर जिसके कारण डेवलप होगा उसी को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। ये ज़्यादातर यूज कहाँ होता है, ट्रांसफार्मर में यूज होता है लेंज लॉ का। जो पहले फ्लक्स के कारण सेकेंडरी फ्लक्स में डेवलप हुआ करंट, और उसी करंट के कारण क्या किया, जो मेन फ्लक्स था उसी को क्या करने लगा, अपोज करने लगा। इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, लेंज लॉ कहते हैं। और यहाँ पे इसी के कारण क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा। ये समझ लीजिए, ये हमारा ट्रांसफार्मर है। ये है। अब यहाँ से जो करंट पास हुआ तो यहाँ पर फ्लक्स डेवलप होगा। अब ये फ्लक्स इस कॉइल को कट करेगा, तो इस कॉइल में क्या होगा, करंट डेवलप हुआ। अब जो इस कॉइल में करंट डेवलप हुआ होगा, ये तो फिर ये फ्लक्स डेवलप करेगा। तो क्या करेगा, ये हमारा मेन फ्लक्स है फाई, तो इसी के अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट होगा, और जो मेन फ्लक्स था उसी को क्या करने लगेगा, अपोज करने लगेगा। इसीलिए इसको कहा जाता है कि जिसके चलते डेवलप हुआ है उसी को क्या कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, कम कर रहा है। क्लियर है। तो ये क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन पे डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इंडक्टेंस। ये क्या पूछा है, यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, यानी कि एल का यूनिट पूछ रहा है। तो एल का यूनिट हम यहाँ निकाल रहते हैं। क्या हो जाएगा एल का यूनिट, तो हमारा v इक्वल टू क्या होगा, आई एक्स एल होगा। और ये इजीली निकल जाता है, इसलिए हम यहाँ से निकालते हैं। और भी तरीका है निकालने का। आई यहाँ से क्या करेंगे, 2 पाई एफ एल वी बाई आई, एल बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट टर्म है तो इसलिए हम इसको काउंट नहीं करते हैं। वी बाई आई इक्वल टू 1 बाई एफ, 1 बाई एफ को क्या कहते हैं, वी आई टी कहते हैं। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए हमारा वी बाई आई को क्या कहेंगे, ओम कहेंगे, और टी को क्या कहेंगे, टाइम यानी कि सेकेंड। तो ओम सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओम सेकेंड। कोई ऑप्शन है, ओम सेकेंड फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन चला जाएगा। ये सबसे इजी ट्रिक है। एक और है इसके निकालने का, इंडक्टेंस का निकालने का प्रोसेस, जो लंबा चला जाता है, इसलिए हम यही कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए क्या है, एल बराबर, ये पूछ रहा है कि एल बाई आर का जो डायमेंशन है वो फ्लोइंग, अभी आया था देखे थे आप, एल बाई आर कितना आया था, इसका अभी क्या आया था, ओम सेकेंड अपॉन ओम होता है। तो इसको कैंसिल कर दिए तो क्या आया, सेकेंड आया, सेकेंड। तो सेकेंड का डायमेंशन यानी कि एल बाई आर का हम डायमेंशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल टी हो जाएगा। तो अब हम क्या करना है, इसको सोल्व करके हमको इसका आंसर लाना कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए हम पहला ही ऑप्शन लेके चलते, एल बाई सी, एल सी, एल सी का भी, एल का भी हम निकाले थे, कितना आया था, वोल्टेज टाइम अपॉन आया था, Q इक्वल टू सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू क्या होता है, सी वी। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू वाई वी। तो यहाँ पर पुट कर देंगे क्यू वाई वी।
तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। आप देखें यहाँ से करेंगे तो चार्ज बराबर क्या होता है, टी अपॉन चार्ज का क्या हो जाएगा, चार्ज का क्यू बाई टी इंटू क्यू। तो हमारा क्या आ गया, टी स्क्वायर अपॉन क्यू, क्यू क्यू से क्यू कैंसिल, तो एल सी बराबर क्या आ गया, टी स्क्वायर। अब देखिए हमको यहाँ पे टी आना चाहिए डायमेंशन, इसका अभी हम ऐसा यूनिट निकाल रहे हैं, टी स्क्वायर आ रहा है, डायमेंशन बाद में निकाल लेंगे। तो जैसे ही देखिए यहाँ सी ऑप्शन देखिए ये रूट है, अगर इसका रूट चढ़ा देंगे इस पर तो इस पर भी रूट चढ़ेगा, तो एल सी का जो रूट ऐसा यूनिट आएगा वो क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। जो ऐसा यूनिट ऑफ एल सी कितना आया, टी आया। तो हमको अगर डायमेंशन यूनिट पूछे, डायमेंशन यूनिट ऑफ रूट अंडर एल सी कितना आ जाएगा, टी का कितना होता है, कैपिटल टी। तो देखिए यहाँ भी आ गया और ये भी आ गया, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, सी ऑप्शन जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन जाएगा, सी ऑप्शन जा रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, एक बार देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। तीस नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या है, इफ द पीक वैल्यू ऑफ एनी अल्टरनेटिंग करंट इज आई नॉट, आई नॉट बराबर कितना है 5√2। हमको आर एम एस पूछ रहा है, तो आर एम एस बराबर कितना होता है, आई नॉट बाई √2। यहाँ से 5√2 अपॉन √2 कैंसिल कर दो, कितना आर एम एस वैल्यू आ गया 5 एम्पियर। कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, ए ऑप्शन चला जाएगा। चलिए 31 नंबर देखते हैं बच्चों। आप 31 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट ए रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम एंड इंडक्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम कनेक्टेड इन सीरीज। तो इम्पीडेंस पूछ रहा है। देखिए ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, ये हमारा क्या है, इंडक्टेंस है, जो कनेक्टेड है किससे, एक सप्लाई वोल्टेज से, सीरीज में कनेक्टेड है, सप्लाई वोल्टेज नहीं है, बस ये एक सर्किट है जिसका हमारा 8 ओम रेजिस्टेंस है और ये क्या है 6 ओम है रेजिस्टेंस है। तो आप जानते हैं अगर इम्पीडेंस लिखना होता है तो आर प्लस क्या होता है, जे एक्स एल। तो यहाँ से आर प्लस क्या हो जाएगा, जे 6। तो जब भी हमको इसको मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 64 प्लस 36 यानी 100 स्क्वायर रूट ऑफ 100 और इसका 10 आ गया, कितना आ गया 10 ओम। कौन सा ऑप्शन जाएगा, 10 ओम है, बी ऑप्शन जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन जाएगा। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं। देखिए ये कौन सा क्वेश्चन है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बोथ हॉट वायर एंड हॉट वायर वोल्ट मीटर और हॉट वायर अमीटर, जब दोनों के केस में इज बेस्ड ऑन विच इफेक्ट ऑफ द करंट, ये करंट के किस इफेक्ट पे वर्क करता है। तो ऑप्शन आपको केमिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो इसमें जो हमारा इस पे वर्क करता है, ये किस पे वर्क करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट पे। द पावर फैक्टर ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट, आप समझिए इसको, पावर क्या हो जाएगा प्योरली इंडक्टिव सर्किट का। अगर कोई ये हमारा इंडक्टिव सर्किट है तो ये जानते हैं आप कि ये क्या होता है 90 डिग्री एंगल बनाता है। इसमें हमारा ये हमारा वोल्टेज है और इसमें क्या होता है करंट होता है, तो इसमें ये बनाता है, कितना बनाता है 90 डिग्री बनाता है। प्योरली अगर रजिस्टेंस इंडक्टिव है तो ये कितना बनाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, एक दूसरे के ऊपर क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो आप पावर फैक्टर निकालना, तो पावर फैक्टर का वैल्यू कितना होता है cos फाई, तो हमारा cos कितना, फाई कितना है 90, तो एंगल कितना हो जाएगा 0, पावर फैक्टर। कौन सा ऑप्शन जाएगा 0। अब ये जानते हैं कि किस केस में लैगिंग करता है, किस केस में, ये हमारा क्या है फेजर डायग्राम है, ये आप अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। विच इज नॉट पॉसिबल इन एनी ट्रांसफॉर्मर, आप जानते हैं ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एसी करंट को ही एसी करंट में कन्वर्ट करता है, या तो वोल्टेज को अप कर दिया जाता है या वोल्टेज को डाउन किया जाता है। इसमें करंट का कोई भी डीसी करंट का कोई भी रोल नहीं होता है। क्लियर है, तो जहां भी आपको ट्रांसफार्मर दिखे और डीसी करंट दिखे उसी को अगर नहीं लिखा है तो उसी में टिक लगाना। तो इसमें क्या लिखा हुआ, नॉट पॉसिबल इन एनी ट्रांसफार्मर, कोई भी ट्रांसफार्मर में हम डीसी करंट क्या नहीं करते हैं, अप्लाई नहीं करते हैं। ये हमारा 35 नंबर क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि एल आर परिपथ की प्रतिबाध्यता होती है, यानी कि इम्पीडेंस ऑफ एल आर सर्किट। कोई हमारा एल आर सर्किट है, इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी था और इस पर फॉर्मूला डायरेक्ट अभी आ गया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर है, ये हमारा एक्सएल है, तो हमारा क्या हो जाएगा इम्पीडेंस बराबर स्क्वायर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। तो एक्सएल बराबर क्या होता है ओमेगा एल, पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस
ओमेगा का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जाएगा देख लीजिए बच्चों, डी ऑप्शन जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ चलिए बच्चों यहीं तक रहने देते हैं। ये 3500 क्वेश्चन हो गया और नेक्स्ट वीडियो में 3500 क्वेश्चन बना के लिए आएंगे ना, तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच बच्चों।